चलिए, तो अब देखने वाले हैं प्रश्नावली 2 का चौथा नंबर का क्वेश्चन, जहां पे लिखा गया है आधारभूत समानुपाती प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमको किसी भी प्रकार का कोई डायग्राम नहीं दिया गया, तो डायग्राम खुद से बनाना भी पड़ेगा। चलिए, तो जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डायग्राम की बारी, तो डायग्राम बनाते हैं। हम कुछ ऐसा छोटा सा डायग्राम बना ही लेते हैं ऐसा। अब यहाँ से बोला गया, देखिए कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय का उपयोग करना है। आधारभूत समानुपाती प्रमेय कब यूज होगा, जब इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचा जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं पहले सबसे पहले इनका नाम दे देता हूं। मान लीजिए ए बी सी है त्रिभुज। अब यहां मैं एक रेखा खींचूंगा जो कि बीसी के समानांतर होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, यह मैंने एक रेखा खींचा है, ये रेखा बीसी के समानांतर है सपोज करिए, और एसी को या सॉरी एसी को बिंदु डी पर और एबी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। समझ में आ रहा है? जैसे बोला है वैसा ही मैं क्वेश्चन में कर रहा हूं। पहला चीज बोला गया कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय का उपयोग करना है। आधारभूत समानुपाती प्रमेय यूज होता है त्रिभुज में, और इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर हमको रेखा खींचना ही पड़ेगा। तो मैंने खींच लिया बीसी के समानांतर एक रेखा ईडी। ठीक है, ईडी खींचा, और यहाँ पे ए बी को भुजा को, ए बी भुजा है देखो, उस भुजा को यहाँ पे यानी बिंदु किसपे, ई पे, ई पे प्रतिच्छेद करता है। कौन, ये रेखा। और यही रेखा जो है इसी भुजा को बिंदु डी पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ में आ गया? तो हमको प्रूफ क्या करना है, तब हमको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी मतलब समद्विभाजित करता है। बेसिक चीज क्या है पता है, यहाँ पर जो रेखा ई है, सपोज करिए ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब किसका, ईबी का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन के अनुसार देखे तो यहाँ बोला जा रहा है ए बी का मध्य बिंदु ई है। तब हमको प्रूफ करना है कि ए सी का मध्य बिंदु डी है, ये हमको प्रूफ करना है। ये पहले से दिया गया है और ये हमको प्रूफ करना है कि डी जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। समझ में आ गया? तब यहां से लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में लिखेंगे कि एसी का मध्य बिंदु, सॉरी एबी का मध्य बिंदु कौन है, ई है। इसलिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए ई बराबर होगा ई बी के, दोनों है ना, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु ये है, यानी कि ए ई बराबर होगा किसके, ए बी के। यानी कहने का मतलब मान लीजिए एक लकड़ी ले ये ऐसे, और मैं बोल दूं भैया ये 10 सेंटीमीटर का है, इसको दो बराबर भागों में तोड़ोगे तो कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, तो इतना कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इतना कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को तोड़ोगे तो ऐसे लिख सकते क्या, ए बी बराबर है बी सी से। ठीक इसी प्रकार हमने क्या किया है, इस एबी को दो भागों में तोड़ा है, एक भाग है एई और दूसरा भाग है ईडी। समझ में आ गया, ये दोनों बराबर है, प्रश्न के अनुसार हमने लिखा है। क्लियर हो गया? अब यहां लगाएंगे हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय। तो यहां पे लगाते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। अब यहां से हम लिखने वाले हैं जो हमने प्रूफ किया था। हमने प्रूफ किया था ए ई क्या होगा, ए ई अपॉन में होगा किसके, ई बी की, दोनों है ना। ठीक इसी प्रकार हम लिखेंगे ए डी अपॉन में डी सी होगा। अब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको क्या करें, कैसे करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हाँ, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है, 5 और 5, वाह रे बेवकूफ लोग, 1।
कितना होगा 1। अरे 5 ऊपर में भी 5 नीचे में, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ए ई और ए बी दोनों आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन में डी सी। अब हम क्या करेंगे, इस डीसी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि डीसी बराबर होगा एडी के, और यही हमको प्रूफ करने को बोला था। ये प्रूफ कीजिए कि एडी बराबर है डीसी के, यही प्रूफ करने को बोला था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अतः यह सिद्ध होता है, कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु हो तो आगे दूसरी भुजा के मध्य बिंदु के बराबर होगा। समझ में आ गया? चलिए तो नोट कर लीजिए फिर। चलो स्टार्ट करें 5वां नंबर का कीर्तन। तो देखो इसमें लिखा गया है, आकृति में DF समांतर है AEA और DE समांतर है AC के, तब सिद्ध कीजिए कि DF अपॉन FE बराबर होगा DE अपॉन EC के। ये हमको प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, डायग्राम दे दिया गया है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ये हमारा कॉपी किया हुआ डायग्राम है, सपोज करिए ये ऐसे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर दिया इसको, और थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बना है, ये ऐसा यहाँ पे, और एक ये ऐसा, और एक ऐसा, ये हमने थोड़ा सा कॉपी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ दिया है A B C, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिया गया है D E एंड F। ये चित्र में जैसा दिया था वैसे हमने छाप दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे चित्र को आपको ध्यान से देखना है बस, उसके बाद ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो जो हमको समांतर दिया गया है उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो वहां पे कौन किसके समांतर है, वहां बोला है DE समांतर है EAC के, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ भी आपको लगना चाहिए समांतर दिख रहा है ऐसा टाइप का, तो यहाँ मुझे नहीं लग रहा था दिख रहा जैसे, तो मैं पर इसको चित्र को थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाता हूँ ऐसे कुछ, ठीक है, ताकि ये जो दोनों है वो समांतर दिखे भी, है कि नहीं। ठीक, तो यहां से हमको दिया गया था कि DE समांतर है किसके, AC के, तो लिख देंगे AC के समांतर है। ठीक इसी तरह से ये DF समांतर है किसके, AE के, बोलो हाँ या ना, लिखा है। तो यहाँ है DF समांतर है किसके, AE के, ठीक है। क्लियर हो रहा है? बुक में ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, देखो दिया है ना, डी क्या DF समांतर है, दिया तो है AE के, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है DE समांतर है AC के, ठीक है। तो दिक्कत यानी कि थोड़ा देर के लिए आपको थोड़ा समझना रहेगा, हो सकता है कि मैं चित्र को बीच में से मिटा दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक त्रिभुज लेना है, एक त्रिभुज हम लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बड़ा सा त्रिभुज ले लेता हूं, बड़ा त्रिभुज ABC से, ठीक है। तो मैं यहां से लूंगा त्रिभुज ABC से। ABC में आप देख पा रहे होगे कि जो भुजा ये है क्या है, DE, वो EC के समांतर है। तो उसको उसके लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इस भुजा के समांतर है कौन, DE AC की भुजा के समांतर है, यानी कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, हाँ आएगा आएगा, धीरे से आएगा, थोड़ा समझना बस। हम करना क्या चाह रहे हैं उसको देखो, हमारा प्रूफ क्या करना है वो तो आपको मैं बताता हूं। प्रूफ हमको करना है BF, ठीक है, अपॉन FE बराबर है किसके, DE अपॉन EC के, ठीक है। आराम से आएगा, बस आपको देखते बस रहना है, ये इजी है, बहुत ही इजी है, आप बस देखते रहो, आराम से आ जाएगा। मैं जैसा जैसा कर रहा हूं उसको आपको देखना। हम चाह रहे हैं त्रिभुज ABC से, ABC में इसी भुजा के समांतर है कौन, DE। नहीं दिख रहा होगा तो देखने की थोड़ा सा प्रयास करेंगे, समांतर में बनाने की कोशिश करता हूं ऐसे, यहां समझ लीजिए D है,
समझ में आ गया? दिख रहा समांतर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगा सकते हैं। और आधारभूत समानुपाती प्रमेय में हम जानते हैं ए डी बटा डी बी होगा। ठीक इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ से ई सी अपॉन में क्या हो जाएगा? डी होगा कि नहीं होगा? डी ई होगा, होगा। इसलिए उसको मैं मिटा दिया, अभी लिखूंगा फिर से मैं, इसलिए उसको मिटा दे ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि कौन किसके बराबर है और कौन किसके बटे में आ रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद फाइनल में चित्र भी बना दूंगा। तो यहां से लिखेंगे, देखना, ए डी बटा लिखेंगे डी डी के, बोलो हाँ या ना, ठीक है कि ना? तो यहां लिख भी देता हूं पहले आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ताकि आपको देखते ही समझ में जाए। आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए डी अपॉन में डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? यहां से लिख देते हैं सी ई अपॉन में लिखेंगे ई बी, ऐसे लिख दे। इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। रामायण इसको देखो, ऐसा नहीं है कि टी ई लिख दिया मतलब लिख दिया, उसको नहीं मिटाया जा सकता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये ईसी भी हो सकता है, ये जो ई बी लिखा है उसको बी ई भी लिख सकते हैं, उल्टा उल्टा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखे, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? इसको लिख देंगे हम लोग समीकरण 1, ये हमने समीकरण 1 दे दिया। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, मगर दूसरा त्रिभुज के लिए जो डायग्राम एक्चुअल में था वो बनाना पड़ेगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डायग्राम एक्चुअल में है वो क्या है? वो ऐसे है, देखो ध्यान से, एक है ऐसे और एक हमारे पास है ऐसे, यहां से गया है ये ऐसे। अब हम कौन सा त्रिभुज चलेंगे पता है? त्रिभुज ए बी ई से, ए बी ई से, समझ में आ रहा है? ए बी ई से चलेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो ये वाला लाइन को मिटा दोगे तो आप अच्छे से इसमें भी देख सकते हो। इस वाली लाइन को अगर मैं मिटा दूं तो अच्छे से इसमें क्या देखोगे कि ये भुजा इस भुजा की क्या है? समांतर है। समझ में आ रहा है? तो अब यहां से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, लिखूंगा त्रिभुज ए बी ई से, और यहां भी क्या लगाएंगे? आधार, जी हाँ, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। हाँ, क्या बोल रहे थे? यहाँ पे कुछ है, क्या है? यहाँ पे एफ है ना, तो यहाँ पे एफ लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखना, ए डी बटे में क्या आ जाएगा? डी बी आएगा कि नहीं आएगा? डी बी हो जाएगा। देखो बराबर करके लिखेंगे यहां से, देखना ये हमने बता दिया। अब इसके यहां से बताएंगे ये वाला ई एफ, क्या लिखेंगे? ई एफ बटा में क्या लिखेंगे? एफ बी लिख देंगे, ऐसा। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और 2, 1 और 2 को अच्छे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है ए डी अपॉन बी डी डी या फिर डी बी, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ऐसे। समझ में आ गया? तो लिख देंगे ऐसे, ई एफ बटा एफ बी बराबर होगा इसके सी ई अपॉन में ई बी। यही प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था कमल, ये हमने प्रूफ कर दिया भाई, देखो, ठीक है। तो यहां लिख देंगे प्रूफ दैट ऐसे करके आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? चलिए तो नोट करिए फिर। तो 6वें नंबर का देखते हैं आप शीतल, जिसमें लिखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, जिसमें पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है और तीसरा दिया गया है। तो 3 बार इसको हमको प्रूफ करके बताना होगा कि क्या वाकई में ई एफ और क्यू आर बराबर समांतर है कि नहीं। समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको हम सबसे पहले आधारभूत समानुपाती प्रमेय में रखेंगे। रखने के बाद दोनों तरफ अगर मान जो है बराबर बराबर आता है, तब हम बोलेंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। अगर बराबर नहीं आया उस केस में बोलेंगे समांतर नहीं है, ठीक है।
चलिए तो इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो चित्र है उसको एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ लिखा गया है P है यहाँ पे, Q है यहाँ पे और R है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक त्रिभुज है हमारे पास जिसमें ऐसा भी कुछ है, ये ऐसा और ये ऐसा। अब यहाँ पे दो रेखाएं हैं कुछ ऐसे, एक तो ऊपर में ही है ये ऐसे, और यहाँ पे छोटा सा कार्ड बनाया गया कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पी क्यू आर हो गया, यहाँ पे दिया गया बिंदु O, यहाँ है E F, ठीक है। और यहाँ पे है D, यहाँ पर है D, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना रहेगा पता है कि क्यू आर समांतर है ई एफ के, या ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमको प्रूफ करना रहेगा। समझ में आ गया, ये लाना है। अब इन सबके लिए अलग अलग के लिए अलग अलग मान है। तो पहला कंडीशन के लिए मैं मान को यहाँ पे रख देता हूँ, या आप लोग बताओगे फिर मेरे को बताना, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ पहला लिख देता हूँ और यहाँ से पहले के लिए हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं और लिखेंगे हम लोग। हाँ जी, पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से। अब यहाँ लगा गया आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ये देखो आधार समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ऐसा लिखेंगे। देखो पीई बचा करके लिखेंगे PQ, ठीक। इसी प्रकार क्या लिखेंगे PF बटा में FR। अब इन सब का मान दिया गया है। PE का मान बताइए कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। EQ का मान कितना है 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। PF का मान कितना है 3.6। FR का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है इतना। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम प्रूफ करेंगे कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। इक्वल होगा तो हम बोलेंगे भैया PF समांतर है क्यू आर के, ये होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। 3 से अगर भाग देना शुरू करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ आ गया 1.9, सॉरी 1.3। अब यहाँ भी कर लेते हैं। अगर यहाँ से कैंसिल आउट करना शुरू करेंगे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा, तो फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, और यहाँ बचेगा कितना 1, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ इतना आ जाएगा इतना। और इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा करते हैं 6 से, लेकिन 6 से होगा कैसे वो मैं बताऊंगा। यहाँ 6 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 से 18, तो 0.3, यहाँ 6 दूनी 12 यानी कि 0.2 हो जाएगा इतना। समझ में आया, तो यहाँ आ रहा है इतना और यहाँ आ रहा है 0.3 अपॉन में 0.2। अब इसको अगर मैं दूंगा भी तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। ये कितना आएगा पता है आपके लिए, 1.3 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1.5, इतना आएगा। समझ में आ रहा है, नहीं जोड़े नहीं है। देखो हमने क्या किया, इन सब का जो दशमलव में था उसको लिख दिया ऐसे, एक एक संख्या में था। देखो 1 यहाँ पे 0.3 था, यहाँ भी 0.2 था, तो इन दोनों के दशमलव को हटा के इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जब इन दोनों से मैंने क्या कर दिया है, डिवीजन किया है, भाग दिया है, तब आया मेरे पास 1.5, इतना है। क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट इक्वल। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि EF समांतर नहीं है किसके, QR के, तो नहीं है इसके लिए ऐसे लिखेंगे नॉट इक्वल या नॉट कॉन्ग्रेंट, या कॉन्ग्रेंट बोलने को तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नॉट इक्वल लिख देंगे। तो EF जो है वो QR के समांतर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ किया पहला नंबर के लिए, ठीक। इसी प्रकार हम दूसरे के लिए भी करेंगे। देखना दूसरे के लिए क्या दिया गया है, देखिए दूसरे के लिए, दूसरे में भी वही लिखेंगे और यहाँ से ही रखेंगे मान को, ठीक है। तो यहीं पे रखेंगे मान को दूसरे के लिए। तो यहाँ लिख देता हूं मैं एक बार, PE अपॉन में EQ अपॉन में लिखेंगे PF
अपॉन करके एफ आर करके। तो चलिए बताइए पी ई का मान कितना है? 4 ई क्यू का मान 4.5 इज इक्वल टू पी एफ का मान 8, एफ आर का मान 9 है, इतना है। ठीक है, ये दोनों तो देखने से ही बराबर लग रहा है। चलो मैं बताता हूँ कैसे बराबर है या नहीं है, चलो चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि भाग दो 2 से, तो देखना ये हो जाएगा 4 अपॉन में है 4.5। अब इसको मैं 2 से अगर भाग देता हूं तो 2 से चला जाएगा, ये 2 4 8, तो यहाँ जाएगा 4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसलिए दोनों इक्वल है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहां रख देंगे पी क्यू अपॉन करके लिखेंगे पी आर। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे एक सेकेंड ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको लिखना रहेगा ऐसा कुछ, पी क्यू अपॉन में लिखना पड़ेगा पीई करके। पीई है, पीई है कि नहीं है देखो तो, पी एफ पीई है, यही है सही। चलो उसके बाद देखिए पी आर है यहाँ पे, पी आर। ठीक है, पी आर के लिए अब लिखेंगे हम लोग पी एफ। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का कारण ऐसा क्यों, देखो पी क्यू के लाइन में ही आएगा पीई, इसलिए लिखना पड़ेगा पीई। ये दोनों को आपस में बटा नहीं रख सकते ना, आपको मालूम है, इतना नेतिक ना लगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू, फिर अपॉन में लिखेंगे पीई, फिर लिखेंगे पी आर अपॉन करके पी एफ लिखेंगे। हाँ तो पी आर लिख लो, उसमें क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ से पी क्यू का वैल्यू कितना है बताइए, 1.128। उसके बाद बताइए पी का वैल्यू कितना है, 2.5 इज इक्वल टू पी आर का वैल्यू, लो हल्ला मत करो, आप हल्ला मत करो बिना मतलब का। पीई का जो वैल्यू है वो है 0.18 है। फिर इसी के बाद पी आर का जो वैल्यू दिया गया वो है 2.56, अपॉन में दिया गया है पी एफ का वैल्यू 0.36। इतना काम नहीं कर पा रहे हो, चलो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो रमा यार, अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली भाग देने वाले हैं। भाग देंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी 2 डिजिट है दशमलव के बाद, यहाँ पर भी 2 डिजिट है दशमलव के बाद। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा के ऐसे लिख सकते हैं 128 और इसको लिख सकते हैं 18। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ लिखेंगे 256 का 56 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 36 का 36 लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, काम करते हैं। देखो हम क्या काम करने वाले हैं, इन दोनों को यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 का 18, 18 दूनी हो जाएगा 36। समझ में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 128 बराबर करके लिखेंगे 256 और बटे में कितना बचेगा 2। इस 2 का इधर ट्रांसफर कर दे तो 128 का गुणा 2 से हो जाएगा, और 128 का गुणा जब 2 से होगा तो इधर हो जाएगा 256 और बराबर में ये हो जाएगा 256। यानी कि ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि ई एफ समान बराबर है या समांतर है किसके, क्यू आर के, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो नोट करिए। चलिए तो सीधा 7वां नंबर देखिए, जहां लिखा गया आकृति 12 का तीसरा में डी ई समांतर है ओ क्यू के। ठीक इसी तरह डी एफ समांतर है किसके, ओ आर का। तब दर्शाना है हमको कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो फिर से वही चित्र बनेगा। आई थिंक मुझे मिटाना नहीं चाहिए था उस चित्र को, चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम बना लेते हैं।
चलिए ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है डी, यहाँ ई और एफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाएंगे तो ये ऐसा एक्चुअल में, ये ऐसा, और यहाँ पे है ओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो दिया है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ दिया गया है डीई, डीई समांतर है ओ क्यू के। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक और दिया गया है जिसमें डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, इसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखना सुनील, हमको बताना रहेगा, अरे अरे कैसे लिख दिया मैं इसको, हमको बताना रहेगा कि ई एफ जो है समांतर है क्यू आर के, ये हमको बताना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज नंबर मैं बताता हूँ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ से चलेंगे, समझ में आ रहा है, इस त्रिभुज से चलेंगे, तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज पी क्यू ओ से, और यहाँ क्या लगाएंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। यहाँ हम देखो इस त्रिभुज में लगा रहे हैं, तो ध्यान से देखना, इस त्रिभुज को कैसे लिखेंगे, पीई अपॉन में ई क्यू करके लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से, यहाँ लिख लेता हूं मैं, पीई अपॉन में क्या करके लिखेंगे, ई क्यू, तो हो जाएगा ई क्यू। ठीक इसी प्रकार से पी डी अपॉन में क्या लिखेंगे, डी ओ करके, पी डी अपॉन में लिखेंगे डी ओ करके, ये कहलाएगा समीकरण नंबर पहला। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, इस बार इधर का त्रिभुज लिए थे, इस बार इधर का त्रिभुज, अब लेंगे पी ओ आर से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर से, ठीक है। तो यहां से हम फिर वही आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। अब यहां से आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाएंगे और लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, लिखेंगे पी एफ, हाँ, एफ आर बराबर करके लिखेंगे पी डी अपॉन में डी ओ करके लिखेंगे, ये कहलाएगा हमारे लिए समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण एक और दो को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि इसका जो राइट हैंड साइड वो इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो इसी को लिख दूंगा, देखना ध्यान से, पीई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर है, ठीक है। देखो यानी कि यहाँ पे आ गया पीई अपॉन में ई क्यू आ गया, अब लिखा है ये पी ई अपॉन एफ है, पी एफ अपॉन में एफ आर है, देखो यानी कि ये तभी होगा जब ये हो ना हो, क्या होगा, इसके समानांतर होगा, समझ में आ गया। ये आधारभूत समानुपाती प्रमेय के हिसाब से ये तो बिल्कुल तब होगा जब ये, यानी कि ये मतलब कि ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, तभी तो ऐसा मिलता है, समांतर नहीं होगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, समांतर है तभी मिला है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब नोट कर लीजिए, देखो भारत, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें लिखा गया है आकृति 12 के 4 में ओ पी, ओ क्यू और ओ आर क्रमशः तीन बिंदु ए बी और सी पर इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के, तब हमको दर्शाना है कि बी सी समांतर है क्यू आर के। तो चित्र को मैं यहाँ बना देता हूँ, चित्र यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ऐसे दिखने वाला है, बड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा,
ये देखो, ये हमारा चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर है आपके लिए P है, Q है, और यहाँ पे R है। फिर यहाँ पे है A, B एंड C है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे आपको देखोगे O है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा देखोगे तो B और C को ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे करके। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अब हमको पूछा क्या गया है वो मैं बताता हूँ, और बताया क्या गया है। बताया गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसके अंदर में एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ पर बोल दिया गया है कि पी क्यू जो है समांतर है किसके, ए बी के। फिर बताया गया है पी आर के समांतर है ए सी। तब हमको सिद्ध करना है कमल कि बी सी जो है क्यू आर के समांतर है। फिर एक बार सुनिए, क्या प्रूफ करना है हमको, बी सी समांतर है, क्या सिद्ध करना है, क्यू आर के। ये हमको बेसिक काम करना रहेगा। कैसे सिद्ध कर सकते हैं उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हमको भुजा कौन कौन सी चाहिए। हमको अगर प्रूफ करना है कोई चीज को, तो हमको करना क्या रहेगा, हमको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से चलना पड़ेगा। और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि दो समांतर भुजाओं पर ही लागू होता है। तो यहाँ दो समांतर भुजाएं आपको दे दिया गया, यानी कि दो त्रिभुज दे दिया गया है। उन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे, और फाइनल जो हमको इक्वेशन मिलेगा उन दोनों इक्वेशन से हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम काम करते हैं, त्रिभुज देखना मैं बता रहा हूं, त्रिभुज पी ओ क्यू से। ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू से चलते हैं। ओ पी क्यू में देखोगे तो ये भुजा जो है, यानी कि ए बी भुजा पी क्यू भुजा के समांतर है। तो हम क्या लगा सकते हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू से, यहां से चलेंगे और यहां लगाएंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय। आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ठीक है, यहां से हम लोग चलेंगे। अब देखो ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, इसलिए यहां लगा सकते हैं पी क्यू, सॉरी पी ए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ए ओ। देखो तो लिखूंगा मैं पी ए बटा में लिख सकते हैं ए ओ, ऐसे करके। ठीक इसी प्रकार यहां से भी हम चलेंगे, तो हम लिखेंगे ओ बी, फिर लिखेंगे बी क्यू, ओ बी अपॉन में लिखेंगे बी क्यू। अब वो त्रिभुज थोड़ा सा आधा टेढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सीधा बना के बताता हूँ कैसे दिख रहा है एक्चुअल में। ये ऐसे है, ऐसे आपको दिख भली नहीं रहा होगा कि सर नहीं दिख तो रहा है वैसे आप जैसे बता रहे हो, लेकिन है वैसा ही। यही भुजा है पी क्यू और ये भुजा है ए बी, तो ये क्या है, यही तो ओ है। समझ में आ रहा है, यही तो ओ है, ऐसे है देखो, इसको हमने ऐसे कर दिया। अब थोड़ा समझो, ये देखो ये ऐसे करके हमने इसको घुमाया तो ओ चला गया ऊपर। ठीक है, इसी को हमने लिखा है, ध्यान से अगर देखोगे तो इसी को मैंने लिखा है पी ए, फिर लिखा है ए ओ, फिर इस वाले को लिखा है बी क्यू, या फिर उसको पहले लिख दिया तो ओ बी लिखा है, फिर लिखा है हमने क्या थी, बी क्यू, यसे। अब ठीक इसी तरह से एक और है हमारे पास, ये वाला इस तरफ का, तो इसको हम समीकरण पहले दे देते हैं एक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो इसको ऐसा होना चाहिए कि बराबर दिखना भी चाहिए, जैसे हमने लिखा है ओ ए, फिर या फिर यहीं से शुरू किए हैं तो पी ए, फिर ए ओ, फिर यहाँ से बी क्यू अपॉन में क्या लिखना चाहिए हमको, बी ओ। तो थोड़ा सा मिस्टेक है वैसे देखा जाए तो, इसको थोड़ा सा मैं सुधार के लिखूंगा, यहाँ लिख देंगे बी क्यू, फिर अपॉन करके लिखेंगे ऊपर बी ओ करके। लाइन से होना चाहिए कहने का मतलब, ताकि सीक्वेंस वाइज होना, जैसे कि यहाँ गया है पी से ए, फिर ए से ओ, तो यहाँ भी तो जाना चाहिए क्यू से बी, बी से फिर ओ, इसलिए इसको हमने सीक्वेंस में जमाया और कुछ नहीं। इसके बाद एक त्रिभुज दिख रहा होगा पी ओ आर करके, इस त्रिभुज से चलेंगे और इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे पी ओ आर से करके, पी ओ आर से। अब यहां भी लगा देंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से यहां भी चलेंगे और लिखेंगे ये वाला त्रिभुज के लिए, तो वाला त्रिभुज पहले मैं बना देता हूं आपके लिए। तो कैसे है, ऐसे है भैया, देखो छोटा सा मैं बना देता हूं यहीं से, ऐसे, और ये है ऐसे। ये वाला जो दिख रहा है ये है आपके लिए, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आपके लिए पी। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपके लिए, ऐसे करेंगे तो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये देखो, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, ये पी ए के साथ जुड़ा है तो यहाँ हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ओ, ऐसे। ठीक है, ताकि दिखना भी चाहिए। देखो अब इसको ऐसे उठाऊंगा, ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे लेके जाऊंगा, ऐसे। समझ में आएगा,
तो सी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, बिल्कुल यही है। अब इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, वही लिखेंगे, आर से सी से ओ, पी से ए, पी से ओ, ऐसे करके तो लिखे, ये हो जाएगा, देखना, आर से सी अपॉन करेंगे सी से ओ, बराबर यहां से लिखेंगे पी ए, फिर करके लिखेंगे ए से ओ, ए से ओ करके। ये हो गया हमारा काम। और लिखेंगे समीकरण नंबर 1, अच्छा 2 है तो लिख देंगे समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखोगे तो इसको थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करके थोड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको बोलते बने कि देखो ये वाला समीकरण, देखो ये वाला समीकरण में ये वाला और ये वाला समान है, तो ये वाला भी होगा क्या, नहीं समझ में आया? समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ये था ये वो वाला। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन में ए ओ बराबर हो जाएगा आर सी अपॉन में सी ओ। इसी को थोड़ा सा मैंने इसको पहले लिखा फिर इसको बाद में लिखा, ऐसे करने के पीछे एक ही उद्देश्य था, ताकि इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाए, तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा लिखेंगे, अब देखना ध्यान से, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से करके लिखेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, जब इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए लिखूंगा मैं बी क्यू अपॉन में बी ओ बराबर आर सी अपॉन में सी ओ करके लिखेंगे। ठीक है, अब ये कौन सा त्रिभुज है जिसमें ये सब कुछ आ रहा है, इसको थोड़ा देखेंगे ध्यान से। तो ये वाला त्रिभुज थोड़ी ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कौन सा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, ये क्यू आर ओ, ये वाला। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखना तुम लोग, बी क्यू, ये देखो बी क्यू, उसके बाद लिखा हुआ है बी ओ, फिर लिखा गया है, देखना ध्यान से, आर सी, फिर सी ओ करके लिखा है नीचे में। तो ये कौन सा त्रिभुज के लिए है, त्रिभुज है ये इसके लिए, बी ए क्यू ओ आर के लिए। समझ में आ गया, किसके लिए है, क्यू ओ आर के लिए। क्यू ओ आर के लिए इसका मतलब ये है कि ये बीसी और क्यू आर जो समांतर होगा। जैसे कि अभी हमने बोला था कि ये दोनों समांतर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। फिर से सुनिए, पी क्यू समांतर है ए बी के, तब हमने ऐसे लिख दिया, पी आर ए सी के समांतर है, तब हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो क्या ऐसा लिखा हुआ है उसको हम समांतर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। समझ में आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे बीसी समांतर है किसके, क्यू आर के, ऐसे, बस इतना। चलिए नोट कर लीजिए फिर।